हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का यूपी जीके के टॉपिक में हमारा सेकंड चैप्टर है आद्य ऐतिहासिक काल। कल की कक्षा में हमने उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री की सेगमेंट को शुरुआत किया था और आई होप आपको उसमें समझ में आया होगा। मैंने व्यापक तौर पर उसको समझाने का प्रयास किया। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो इतिहास के विभाजन की दृष्टि से यदि देखें, हिस्ट्री को समझने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया था। एक था प्रागैतिहासिक काल। ये ऐसा क्या काल होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। खुदाई अवशेषों और कार्बन 12 के तत्वों से हड्डियों के हड्डियों के टुकड़ों से जो है इसके काल का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये ऐसा ऐतिहासिक काल है जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो आपको प्राप्त होते हैं लेकिन आप उसको भी पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। इसे हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। इस काल में मनुष्य धातुओं का प्रयोग आरंभ कर दिया था। धातु का मतलब क्या होता है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ और आपका ये तांबा हुआ, कांसा हुआ। ठीक है। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। यहाँ पर एक ट्रिक होता है कुत्ता। ठीक है। तो सबसे पहले कुल्हाड़ी जो है मनुष्य ने प्रयोग किया था और तांबा धातु प्रयोग किया था। ठीक है। बाद में कांसा और फिर लोहे का उपयोग जो है मनुष्य करना सीख गया। आरंभिक दिनों में मनुष्य ने पाषाण उपकरणों के साथ ही तांबा का उपयोग किया, जिसे हम ताम्र पाषाणी या चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, चाल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। मतलब पत्थर के साथ जो है तांबे का प्रयोग स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। इसके समय लगभग 3000 से 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। कल मैंने ईस्वी और ईसा पूर्व को आपको बताया था क्या होता है। इस संस्कृति का बड़ा भाग हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पा संस्कृति क्या थी। हड़प्पा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी जो वेल डेवलपमेंट नगरीय सभ्यता थी। 3000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास के टाइम पीरियड में लोग अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से रहना स्टार्ट कर दिए थे। वहाँ पे सड़कें जो है 90 डिग्री पर मुड़ती थी। ईंट का प्रयोग करना जान गए थे और वस्तु विनिमय का आधार मुद्राओं का भी प्रयोग उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लोगों को पालतू बनाना, जानवरों को पालतू बनाना भी लोगों का नहीं, पालतू जानवरों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो वेल सेटल्ड जो सिटीज़ डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पीरियड में, उसे हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। बाद में जब इन संस्कृति का डिग्रेडेशन हुआ और यह संस्कृति खत्म हुई, कुछ लोग बाढ़ से कहते हैं, कुछ लोग महामारी से कहते हैं, या कुछ लोग परमाणुवी जो है लड़ाई को भी बताते हैं। रिसर्च में कहीं ना कहीं ये पता चला हुआ है। तो सारी सभ्यताओं का जब ये हड़प्पा संस्कृति की सभ्यताओं का जब खत्म हुआ तो उसके बाद का क्या आ गया, आपका आर्यों का युग आ गया। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल का मूल एपिसेंटर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस काल में महत्वपूर्ण पुरास्थल मेरठ और सहारनपुर में प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति की अवधि में तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है। तो आपको पता है कि कांसा किसको कहते हैं, तांबा है और उसमें आप टिन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। ठीक है। तो तांबा और टिन के मिक्सचर को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। जिसने पहले ताम्रकांस्य युगीन संस्कृति और फिर बाद में कांस्य युगीन सभ्यता को जन्म दिया। तो पहले तांबा और कांसे को मिला करके संस्कृति को डेवलपमेंट किया गया है। बेसिकली ये संस्कृति डेवलपमेंट यहाँ पर जो है तत्वों को मिला करके ही डेवलपमेंट की जाती थी। जैसे कि कांसे का प्रयोग, पाषाण का प्रयोग करते थे तो पाषाणकालीन संस्कृति हो गई थी, तत्व के हिसाब से जो तत्व का प्रयोग करते थे। उसके बाद आ गया तांबा, तो ताम्रकालीन संस्कृति हो गई, ताम्रपाषाण संस्कृति हो गई, जो कि तांबा और पत्थर का जो है प्रयोग किया जाने लगा।
फिर उसके बाद क्या आ गया, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा और तांबे का प्रयोग करके जो है प्रयोग किया जाता था उसको क्या कहते थे, ताम्र कांस्य संस्कृति। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता। बाद में लौह युग की सभ्यताएं आ गई थी, लोहे की सभ्यता आ गई थी। तो हड़प्पा संस्कृति बेसिकली जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, इस युग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यह दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति थी। इसका समय रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है, C14 उसको जो है रेडियो एक्टिव टर्म में कहते हैं, कि कोई भी पुराने से पुराने जीवाश्म को लेकर के उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से इसका काल निर्धारण किया गया, तो 3500 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल निर्धारित हुआ। इसका परिपक्व चरण जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। मतलब स्टार्टिंग ये था 3500 से 1300, और एकदम अपने पीक पर जो डेवलपमेंट हुआ था उसका क्या हुआ 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति की अब तक लगभग 1400 से अधिक बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। इसका सबसे पूर्व स्थल था उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के अंतर्गत यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ आलमगीरपुर। तो मेरठ में क्या है, आलमगीरपुर है। ठीक है, इस पूरा स्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी, और इसे परसाराम की खेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पूर्वी ये सभ्यता है, मेरठ में सभ्यता है, क्या है इसका, आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। कब खोजा गया, तो 1958 में खोजा गया। किसने खोजा, तो पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। इतना तो आप जानते रहिएगा। ठीक है, अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो परसाराम खेरा के नाम से जाना जाता है। आलमगीरपुर के में मनके, रोटी बेलने की चौकी जो चौका कहा जाता है, तथा कटोरी के अनेक टुकड़े मिले हुए हैं। मिट्टी के बर्तन पर मोर, गिलहरी आदि के चित्रों की अतिरिक्त कुछ लिपि भी प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। तो यहाँ पर देखिए वहाँ की कला की एक्टिविटी भी आपको जानने को मिल गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आलमगीरपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हुलास, ये सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर आपको पता होगा कि बरेली के पास वाला क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश का सबसे जो है उत्तरी क्षेत्र है ये सहारनपुर। बड़गांव बागपत, ठीक है, मानपुरा बुलंदशहर, कैराना शामली, मंडी गांव मुजफ्फरनगर आदि स्थानों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में की गई है। आपको पता होगा कैराना में दंगे भी एक बार हुए थे, तो वही का है। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। लोहे का प्रयोग शुरू होने से इस काल में विकास की गति मिली। देखिए ऐतिहासिक काल में आप कहाँ आ गए, तो लोहे का प्रयोग। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में 7000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हमको मिल गया था, लोहा मिल गया था। ठीक है, तो यहीं से हम लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट किए थे। वैदिक सभ्यता की शुरुआत इसी काल से हुई है, जिसे हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आर्य बेसिकली कहाँ के थे, तो आर्य जो थे एक क्षत्रिय थे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मैक्स मुलर जी कहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट से आए थे। कुछ लोग कहते हैं ये ब्रह्मर्ष क्षेत्र से थे, मतलब गंगा और जमुना के बीच के क्षेत्र में। कुछ लोग कहते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आए थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी हैं, तिब्बत के क्षेत्रों से आए थे। जो कहने का मतलब है कि आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी जो गाय का पालन करती थी। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो जब हिस्टोरिकल पीरियड में आप आएंगे ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में आपने देख लिया, आद्य ऐतिहासिक काल में देख लिया, हड़प्पा सभ्यता आ गई। अब उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन है, सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता है जिसे कहा जाता है, चीनी की सभ्यता है। ये हड़प्पा के सिविलाइजेशन के आसपास की सभ्यताएं हैं। ठीक, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आपका आ गया हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड किसे कहते हैं, ऐसा साक्ष्य, ठीक है, जिसका लिखा गया हो, जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हो, जिसको हम पढ़ सकें, समझ सकें, उसे हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड में कौन सा जो है इसमें समझा जाएगा,
तो सबसे पहले हिस्टोरिकल पीरियड में हम वैदिक युग को समझेंगे, ठीक है, वेदों के युग को समझेंगे। तो ऐतिहासिक काल में हमारा क्या आ गया, वैदिक युग आ गया, ठीक है। वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया था, एक था ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल किसे कहते हैं, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल क्या किसे कहते हैं, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब मैं वहाँ शुरू में ले चल रहा हूँ। 5 लाख साल में आपको पता होगा कि मानव सभ्यता, ठीक है, मानव सभ्यता की उत्पत्ति से 5 लाख तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। 5 लाख से 40,000 मोटी मोटा मान लीजिए कि टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और 40,000 से 10,000 BC तक के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। अब यहाँ 5 लाख जो मैंने मध्य पाषाण काल में दिया उसको हम 50,000 कर दीजिए, जो कि 50,000 से 40,000 के टाइम पीरियड को आप मध्य पाषाण काल में जोड़ेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, ठीक है। तो कुल मिला के ये खाका है आपका। तो यहाँ हम आज ऋग वैदिक टाइम पीरियड तक पहुँच गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके प्रवर्तक आर्य थे, जिनका निवास गंगा के ऊपरी घाटी क्षेत्र में अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक आपको मिल जाएगा। देखिए ये आपका भारत देश है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि गंगा की ऊपरी घाटी, तो ये हमारी गंगा यहाँ से हिमालय से निकलती है। अब इसकी ऊपरी घाटी और पंजाब वाला रीजन जो है, यहाँ पर जो पूरा टोटल है ये वेदों का समय था। हड़प्पा सभ्यता तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, लेकिन गंगा को पार नहीं की थी, लेकिन वेदों की सभ्यता गंगा तक पहुँच गई थी, ठीक है। हम हड़प्पा सभ्यता का जो आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता बेसिकली है क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन किस प्रकार से चलता था, महिलाओं का क्या कंडीशन था वहाँ पे, पुरुषों का क्या कंडीशन था, वहाँ की सामाजिक जो है व्यवस्थाएं कैसे थी, वहाँ पर क्या क्या जो है मुद्राएं चलती थीं, क्या क्या जो है पशुपालन किए जाते थे, तो वो अलग टॉपिक है। अब हम फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या कैसे कंडीशन है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं। तो 7 नदियों के क्षेत्र होने के कारण सप्तसैंधव क्षेत्र इसे कहा जाता था, ठीक है। यहाँ नदियाँ सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, परुषणी, बिपाशा, आस्किनी, बितस्ता। बितस्ता को हम क्या कहते हैं, झेलम कहते हैं, हाइडेस्पिस कहते हैं, जो कि आपको पता होगा कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच में ही युद्ध हुआ था। आस्किनी चेनाब को कहते हैं, बिपाशा व्यास को कहते हैं, परुषणी रावी को कहते हैं, सतुद्री सतलज को कहते हैं, ठीक है। सरस्वती नदी और सिंधु आपको पता ही होगा। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़ाकर गंगा यमुना के दोआब, दोआब का मतलब होता है क्या, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, ठीक है, दोआब, और हिमालय और विंध्याचल पर्वत के प्रदेशों में कर लिया, ठीक है। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था, जो हमारा उत्तर प्रदेश है। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था, और इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुरु, पंचाल और काशी जैसे राज्य शामिल हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर पता चल गया कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कहीं ना कहीं जो है क्या है, वो हमारा वेदों से जुड़ा इतिहास है, ठीक है। कुछ राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। इसकी राजधानी जो क्या थी, आंश दीवत थी, जिसकी पहचान हस्तिनापुर के रूप में की जाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध राजा उद्वालक आरूढ़ी के उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिले हुए हैं, ठीक है।
सब जानते रहिए, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करनी। पंचाल राज्य वर्तमान कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला हुआ था। पांचाल उस समय 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी की राजधानी थी काम्पिल्य, दक्षिणी की राजधानी थी ऐच्छल्य। काम्पिल्य में राजा द्रुपद शासन करता था, ऐच्छल्य में जो है कौन शासन करता था, तो ऐच्छल्य में उस समय जो थे वो थे द्रोणाचार्य के पुत्र जो हैं, ये द्रोणाचार्य शासन करते थे। आपको पता होगा कि पांचों पांडवों ने जो है पंचाल को छीन लिया था, जो कि द्रुपद ने बांटने के लिए कहा था मित्रवत संबंध में, लेकिन बांटा नहीं। बाद में फिर उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान करके उनको भगा दिया था वहाँ से। और फिर वो राज्य मांगने नहीं गए थे, गाय मांगने गए थे, लेकिन गाय भी उनको नहीं दिया और मित्रता का भाव नहीं पहचाना उन्होंने। वर्तमान बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद इसमें शामिल है। तो वर्तमान में क्या क्या है, तो बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद इस क्षेत्र में शामिल हैं। इसकी राजधानी काम्पिल्य वर्तमान फर्रुखाबाद का एक नगर है। तो काम्पिल्य क्या है, ये फर्रुखाबाद का एक नगर है। ठीक। पौराणिक मान्यता के अनुसार 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन यहाँ पर किया गया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ का राजा प्रवाहण जवाली हुआ है। उत्तर वैदिक काल में, अब ये वैदिक काल के बाद का टाइम पीरियड है, तो प्रवाहण जवाली हुआ है और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो प्रवाहण जवाली जो है उत्तर वैदिक काल में यहाँ का शासक हुआ है। काशी वर्तमान वाराणसी के क्षेत्र में स्थित है। आपको बता दें कि काशी सबसे पुराना नगरीय क्षेत्र है हमारा। एक समय में यहाँ उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा हुआ करता था। आपको पता होगा कि अजातशत्रु वही है जो अपने पिता को मारा हुआ था। हरियंका डायनेस्टी में इसका उल्लेख मिलेगा। इसने शादी किया था वजीरा से, जो कि इन्हीं के द सेकंड माता की जो है भाई की पुत्री थी, एक तरीके से इनकी बहनी थी, तो उससे शादी कर लिया था ये प्रेम संबंध के नाते। उसी कारण जो है युद्ध भी हुआ था बिंदुसार से इनका। अब आ गया महाजनपद काल। ठीक है, यह भी ऐतिहासिक काल है। वैदिक काल के बाद समूचे आर्यावर्त में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ। पहले ग्राम बना, ग्राम से ग्राम मिलकर के क्या हुए, जनपद बने, और जनपद मिलकर के क्या बने, महाजनपद बन गए। ठीक है। तो ग्राम वेदों के समय था और फिर वेदों के समय में जब उत्तर वैदिक काल में आया तो जनपद बनने लगा, और उसके बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं, वहाँ पर जनपद कई मिलकर के महाजनपद हो गए। तो वैदिक काल के बाद समूचे आर्यावर्त में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भारत में, जिनमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका ट्रिक है मगध, वत्स, सुकुमार, है, चंपक। ठीक है। सी से हो जाएगा चंपा, का से हो जाएगा कन्नौज, वत्स से हो जाएगा वत्स, मत्स्य से हो जाएगा मगध, सु से हो जाएगा सूरसेन। ठीक है। माँ से हो जाएगा मथुरा, सूरसेन मथुरा में ही रहते थे। ठीक है। चा से हो जाएगा आपका चेंदी हो जाएगा ना, चा से चेदी हो जाएगा। ठीक है। और माँ से हो जाएगा मल्ल। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, इसी का ट्रिक है, मैंने बनाया हुआ था। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोसल वर्तमान अयोध्या, श्रावस्ती एवं लखनऊ वाला क्षेत्र है। अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती और लखनऊ वाला क्षेत्र। काशी, कुरु, पंचाल, सूरसेन, यह है काशी, कुरु, पंचाल। तो मगध, वत्स, सु से हो जाएगा सूरसेन, कु से हो जाएगा कुरु, माँ से हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर क्या है, मल्ल हो जाएगा। सुकुमार है चंपक, चा से हो जाएगा क्या, चेदी हो जाएगा। अब ठीक है, चंपक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मल्ल, उसी के मल्ल नगर आपको पता होगा, और चेदी हो गया तो
8 महाजनपद आप इसी से निकाल लेंगे। फिलहाल आप समझदार होंगे तो मैंने ट्रिप आपको बता दिया, समझ जाएंगे आप। बाकी आप मेहनत करिएगा, समझदार अगर पढ़ने वाला है तो होगा ही यार, नहीं तो अपने हिसाब से जो आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कोसल जनपद आधुनिक अवध के लगभग बराबर था, ठीक है। इसकी राजधानी राप्ती नदी, प्राचीन नाम इरावती, तो आप इसको जान लीजिए कि राप्ती की पुराना नाम क्या था, इरावती था, के तट पर स्थित है श्रावस्ती, ठीक है। तो तट पर स्थित श्रावस्ती थी, तो श्रावस्ती के जो है कहाँ था, एक कोसल की राजधानी थी, इरावती नदी के तट पर थी। इसके राजा महाकोसल देव ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इन्होंने अपनी पुत्री महाकोसला देवी का विवाह मगध सम्राट बिंबिसार के साथ किया हुआ था, जिसमें काशी दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया गया था। वहाँ मैंने बिंबिसार को नहीं, बिंदुसार का नाम लिया था। बिंबिसार अलग हैं, बिंबिसार अजातशत्रु के पुत्र हैं, बिंदुसार जो है वो अशोक से संबंधित हैं, ठीक है। महाकोसल देव का उत्तराधिकारी प्रसेनजित हुआ, जो बुद्ध का समकालीन था, और बिंबिसार की हत्या के बाद उसने मगध पर आक्रमण कर अजातशत्रु से काशी वापस लेने का प्रयास किया, किंतु बाद में अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर काशी को पुनः दहेज दे दिया था, ठीक है। तो देखिए वजीरा का विवाह कैसे हुआ था। अब एक तरीके से भाई बहन लगते हैं, लेकिन हो गया विवाह इनका। काशी जनपद वर्तमान वाराणसी परिक्षेत्र में स्थित था। प्राचीन काल में यह शिक्षा, समृद्धि और शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राजा ब्रह्मदत्त के शासन काल में काशी का पड़ोसी राज्य कोसल के साथ कई बार युद्ध हुआ है। तो काशी और कोसल जो है आपस में लड़ते रहते थे। अंत में कोसल की विजय हो गई और काशी हार गया। कुर्ग जनपद वर्तमान में मेरठ, हस्तिनापुर में और दिल्ली क्षेत्र में स्थित है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नगर भी है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा अब इसकी ख्याति काफ़ी कम रह गई, किंतु बुद्ध धर्म में जातक ग्रंथों में कुरु धर्म की चर्चा बार बार की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए ऊपर, हम थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पर देखिए वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में अंतर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वैदिक संस्कृति क्या थी आपकी, तो ग्रामीण थी। सिंधु संस्कृति क्या थी, नगरी थी। वैदिक संस्कृति लोहे से बने उपकरण का स्रोत इनको मिला है, प्राप्त हुआ है। लोहे से बने उपकरण का कोई स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था, आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर होता था। घोड़े की निश्चय साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं, ठीक है। सूतकांग, इडोर वगैरह में मिले हुए हैं, लेकिन निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। गाय को विशेष स्थान प्राप्त था यहाँ पे। मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है, यहाँ बैल का अंकन है, ठीक है। मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ पे। मृण मूर्तियों, पाषाण मूर्तियों का पता चलता है, इसलिए मूर्ति पूजा के साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि दोनों दो अलग अलग सभ्यताएं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यताएं और वैदिक काल की सभ्यताएं, ये अलग अलग सभ्यताएं थी। और ये भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में खटकते हैं कि दोनों सभ्यताएं यहाँ की मूल सभ्यताएं नहीं थी। फिलहाल अब आज तो वर्तमान सभ्यताएं यही हैं, तो क्या कह सकते हैं। अस्त्र शस्त्र तथा कवच आदि बनाना जानते थे। रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त यहाँ पे नहीं हुई हैं। व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। हाथी का उल्लेख भी कम प्राप्त होता है यहाँ पे। यहाँ पर मोहरों में व्याघ्र और हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था। वैदिक धर्म जो है पुरुष देव प्रधान था। ये मातृ देव की पूजा करते थे या मातृसत्ता का प्रधान हुआ करता था, ठीक है। वैदिक धर्म, ठीक है। ये 9 नॉलेज देखिए। धर्म एवं जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था। यज्ञ के साक्ष्य अत्यंत कम मिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ वाह्य आडंबर जैसी गतिविधियाँ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लेखन कला में प्रचलन का साक्ष्य नहीं मिलता है। लेखन कला के प्रचलन का साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलता है। कहाँ पे, ग्रामीण सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में। लेकिन इसमें लेखन कला से यहाँ पे परिचित थे, लिखते थे लोग, तभी तो ब्रुस्टोफोर्डन लिपि मिली हुई है।
यहाँ पर श्रुति के नाम से वेदों को जाना जाता है। आर्य प्रखर नसिका वाले थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग चपटी नाक वाले थे, नाक उनकी चपटी थी, इनकी नाक जो है प्रखर थी, उभरी हुई थी। भवन निर्माण में लकड़ी और बांस का प्रयोग करते थे, तो भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते थे। हो सकता है, मेरे दिमाग में लगता है कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता जो है पहले आई और ये सभ्यता बाद में आई है। फिलहाल ये उल्टा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि इतिहास इसी हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए। पांचाल जनपद गंगा यमुना दोआब के पूर्व और वर्तमान रुहेलखंड क्षेत्र में मौजूद था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, वर्तमान में बरेली। दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल, वर्तमान में बदायूं फर्रुखाबाद में स्थित है। तो उत्तरी क्या थी? अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी क्या थी? वो आपकी काम्पिल थी। मैंने शायद उल्टा बता दिया था आगे, तो उसको सुधार लीजिएगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र या अहिच्छल, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? आपकी काम्पिल। वत्स जनपद काशी की दक्षिण पश्चिम में वर्तमान प्रयाग क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर स्थित कौशाम्बी थी, ठीक है। तो कौशाम्बी किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। गणराज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? शाक्य, कोलीय, मौर्य, कुशीनगर और मल्ल, पावा, ठीक है, मल्ल, मगध तथा कालाम। इन राज्यों में राजनीतिक व्यवस्था किसी राजा के अधीन नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक थी, जो हमारा जैसे भारत में है। गणराज्य था, इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। शासन निरंकुश नहीं, बल्कि जनता के सेवक की भांति शासन करते थे। और इस तरह के अधिकांश गणराज्य हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में जो है स्थित थे, ठीक है। थोड़ा हम देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित जो है महाजनपद मल्ल जो है 2 थे। एक कुशी के मल्ल थे और एक पावा के मल्ल थे। तो कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। काशी ये वाराणसी वाला क्षेत्र था। कोसल श्रावस्ती वाला क्षेत्र राजधानी थी। काशी वाराणसी राजधानी थी, कोसल श्रावस्ती राजधानी थी। वत्स कौशाम्बी था, कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे है। चेदी महाजनपद था, और चेदी महाजनपद में आपको पता होगा कि यहाँ का जो शासक था चेदी का, वो कृष्ण भगवान का बहुत जो है विरोधी था। सुक्तिमती, महाभारत काल में जब देखेंगे वहाँ पर। सूरसेन जो है मथुरा का था, इसकी राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। पांचाल की राजधानी दो थी। ये दक्षिणी काम्पिल थी और उत्तरी जो थी अहिच्छत्र थी, ठीक है। ये 8 जो है महाजनपद हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, बौद्ध ग्रंथों एवं जातक कथाओं के अनुसार गणराज्य में राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता था। सर्वसम्मति से चयनित होने के कारण राजा महासम्मत कहा जाता था। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि महासम्मत से मिलान करिए। तो महासम्मत एक तरफ दे देंगे, एक तरफ राजा दे देंगे, तो आपकी वहाँ बत्ती गुल हो जाएगी। और ये आपका यहाँ पे है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महासम्मत राजा को बोला जाता था, ठीक है। चलिए, जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का संगठन परिषद कहलाता था, और इसके भवन को संस्थागार कहा जाता था, ठीक है। और प्रमुख सदस्यों की सभा को अष्टकुलक कहा जाता था। तो अष्टकुलक एक तरफ दे देंगे, एक तरफ सभा दे देंगे। और इसके सदस्य प्रमुख गणों में मुखिया होते थे। प्रशासन के सभी निर्णय बैठक में आम सहमति के लिए जाते थे। आम सहमति न बन पाने पर मतदान कराया जाता था, ठीक है। तो प्राचीन भारत में, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य, तो गणराज्य है इधर वर्तमान क्षेत्र है। कपिलवस्तु के सांक्य सिद्धार्थनगर में है।
रामनगर के कोली, ये गोरखपुर जनपद क्षेत्र में थे। कोली रामनगर के थे, वो गोरखपुर जनपद में थे। कपिलवस्तु के सांख्य थे, सिद्धार्थनगर में। पिप्पलीवन मौर्य, पिप्पलीवन के जो थे मौर्य थे, गोरखपुर क्षेत्र में भी थे। कुशीनगर के मल्ल, ये भी कुशीनगर के क्षेत्र में थे। पावा के मल्ल, ये फाजिल नगर क्षेत्र में थे, जो वर्तमान क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे समसुमार गिरी के मग्ग, ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में थे। और केशपुत्र के कलाम, ये गंगा यमुना के दोआब में रहते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए, इसको देखते रहिए। कहीं अब भाई यूपी पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आपको जाननी जरूरी है कि मल्ल जो थे, सातों मल्ल आपको बताना है और उनके वर्तमान क्षेत्रों के बारे में आपको जानना है। तो इस काम करिएगा, एक दिन बैठिए आराम से, इसका नाम लिखिए मैप में जहाँ जहाँ हो, और वहाँ पर उसकी राजधानी लिखते हुए एक मैपिंग कर लीजिए। उसको एक दिन आप दो दिन बैठ के अपने सामने रख लीजिए, याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। तो कल से हम देखेंगे बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई भी कमियां होंगी तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और व्यापक तौर पर इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।